नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। ई बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस खास बुलेटिन में हम आपको कोरोना से जुड़ी हुई खबरें दिखाएंगे, कोरोना पर हो रही रिसर्च के बारे में बताएंगे, इंटरनेट पर वायरल हो रही खबरों के बारे में बताएंगे और जो कुछ भी अभी तक कोरोना में चल रहा है उस पर हम आपको खबर बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास बुलेटिन की। तो देश में संकट की घड़ी है और कोरोना को लेकर एक राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है। कोरोना के इलाज के लिए 90 साल पुरानी बीसीजी की दवा के क्लिनिकल ट्रायल को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। ये ट्रायल महाराष्ट्र में पुणे के ससून हॉस्पिटल में किया जाएगा। मुंबई के परेल स्थित हाफकिन इंस्टीट्यूट में इस दवाई पर रिसर्च की जा रही है। बीसीजी का इस्तेमाल टीबी के मरीजों के लिए किया जाता है। नतीजे बेहतर रहे तो कोविड-19 के खिलाफ भी ये वैक्सीन बड़ा हथियार बन सकती है। हालांकि WHO ने कहा है कि अभी तक इसके कोई प्रमाण नहीं मिले हैं कि बीसीजी का टीका कोविड-19 के लिए कारगर साबित होगा या नहीं। तो 90 साल पुरानी दवा के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दे दी गई है। बीसीजी की दवा के ट्रायल को मंजूरी मिल चुकी है। पुणे के हॉस्पिटल में इसका टेस्ट किया जाएगा। ससून हॉस्पिटल और बीजे मेडिकल कॉलेज में इसका ट्रायल होगा। मुंबई की हॉफकिन इंस्टीट्यूट में इस दवाई पर रिसर्च भी जारी है। बीसीजी का इस्तेमाल टीबी के मरीजों के लिए होता है। बीसीजी का टीका कोविड-19 के लिए कितना कारगर साबित होगा है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो वहीं देश में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या थमने का नाम नहीं ले रही है। कई देश इसकी दवा खोजने पर लगे हुए हैं। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि गुरुवार से अश्वगंधा, यष्टिमधु, गुलूची पिपली, आयुष 64 जैसी दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया गया है। हेल्थ मिनिस्टर ने अपने बयान में आगे कहा है कि आयुष मंत्रालय हाई रिस्क में काम कर रहे वर्कर्स पर उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर स्टडी कर रहा है। तो आयुर्वेदिक दवाओं का ट्रायल भी शुरू हो चुका है। अश्वगंधा हो, यष्टिमधु हो, गुलूची पिपली हो, आयुष 64 हो, इन सब का ट्रायल शुरू हुआ है। हेल्थ वर्कर्स पर क्लिनिकल ट्रायल इसका शुरू हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का बयान सामने आया है। इन दवाओं का ट्रायल शुरू हो चुका है। तो हमारे इस खास बुलेटिन में हमारे साथ न्यूज हेड और मेरे सहयोगी शरद जी जुड़ चुके हैं। शरद जी, आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद जी शरद जी, सबसे पहले मैं कोविड-19 के रिसर्च पर आना चाहूँगा, उस पर चर्चा करना चाहूँगा। इटली, इजराइल, स्पेन और चीन के बाद अब ये बीसीजी का ट्रायल सामने आया है। इन देशों ने दावा किया है कि हमने कोविड-19 का टीका बना लिया है, लेकिन ट्रायल चल रहा है। बीसीजी की दवा कितनी कारगर साबित होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जब ऐसी खबरें निकलकर सामने आती हैं तो लोगों में उम्मीद जागती है। शरद जी। बिल्कुल आपने ठीक कहा और उम्मीद एक बार फिर जागी है। और आपको याद होगा कि बीसीजी के टीके को लेकर शुरू से ये बात कही जा रही थी कि बीसीजी का टीका जिन लोगों को लगा है भारत में, ख़ास तौर से जो इस समय 40 से ऊपर की उम्र के लोग हैं, अधिकतर लोगों को बीसीजी का टीका उनके स्कूल के दिनों में उन्हें लगा हुआ है। और ये कहा गया है कि हालांकि अभी चूँकि जैसा हम जानते हैं कि कोरोना का जो वायरस है ये नोवेल कोरोना कहा जाता है, क्योंकि एकदम नया वायरस है। ये है तो ये फ्लू प्रजाति का वायरस, लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा अभी शोध और अनुसंधान पूरी तरह से हुए नहीं हैं, जिसकी वजह से अभी आप ये कह सकते हैं कि कुछ कहानी वैसी ही है कि बहुत सारे लोग जो मछली पकड़ने गए हैं वो किसी तालाब में अपनी अपनी बंशी डालकर बैठे हुए हैं कि मछली फंस जाए। तो इसी तरह की कोशिशें, क्योंकि विज्ञान अनुसंधान और उसके बाद उसकी पुष्टि पर काम करता है, और यही कोशिश विज्ञान की यहाँ भी है कि वो तमाम उन रास्तों को ढूंढने की कोशिश कर रहा है जो रास्ते कोरोना के उपचार तक पहुँच सकते हैं। तो बीसीजी का टीका, जैसा आपने भी बताया कि ये टीका टीबी के उपचार के लिए काम करता रहा है और ये माना गया है, हालांकि अभी इसके बारे में पूरी तरह से प्रमाणित जानकारी नहीं है, कि ये कोरोना के वायरस के खिलाफ भी बहुत प्रभावी हो सकता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि पुणे का जो इंस्टीट्यूट है जिसने काम शुरू किया है वो इस पर कुछ बेहतर नतीजों के साथ सामने आ सकता है। बिल्कुल।
शरद जी, ऐसी कई बीमारियां हैं जिनकी कोई दवा नहीं है, अभी कोई वैक्सीन नहीं बना है, जिनका HIV हो, कैंसर हो, अब उसमें कोरोना का नाम भी जुड़ गया है। लेकिन इन बीमारियों से ये बीमारी काफ़ी अलग है, क्योंकि इसके फैलने का तरीका बहुत ही अलग है। तो कहीं ना कहीं इसका वैक्सीन बनना बेहद ही ज़रूरी। निश्चित तौर पर देखिए, ये एक अदृश्य शत्रु है, एक ऐसा इनविजिबल एनिमी है, एक ऐसा हमारा शत्रु है जो हमें नज़र ही नहीं आता है। और दूसरी चीज़ इसके बारे में ये कही जाती है कि इवॉल्व करता है अपने को अलग अलग परिस्थितियों में। जैसे हम भारत में ये मान रहे थे, बहुत सारे लोग इसको लेकर आश्वस्त थे कि भारत की चिलचिलाती गर्मी में कोरोना का वायरस टिक नहीं पाएगा, लेकिन हमने ये देखा कि ये मई में भी कोरोना के मामले कम होने के बजाय बढ़ने लगे हैं। और अभी अभी जो खबरें रिसेंटली ब्रेक हुई हैं और जो खबरें वैज्ञानिकों और चिकित्सकों के हवाले से आ रही हैं कि जून और जुलाई महीने में हम इसका चरम देखेंगे, यानी सबसे अधिक मामले भारत में हो सकते हैं जून और जुलाई में। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जो अंग्रेज़ी की एक कहावत है कि परिस्थितियां जब बहुत जटिल होती हैं तो बैल को सींग से ही पकड़ना पड़ता है, तो यही स्थिति अब कोरोना को लेकर है कि हमें और आपको, जैसा प्रकाश जावड़ेकर साहब सेंट्रल मिनिस्टर ने कहा कि हमें वायरस के साथ जीना है और न्यू नॉर्मल एज है ये, यानी जो कुछ पहले बहुत गड़बड़ था, गड़बड़ झाला था, असामान्य था, एबनॉर्मल था, वो अब नॉर्मल की तरह हमें देखना पड़ेगा। तो चिंता करने की बात नहीं है। कोरोना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे लड़ा नहीं जा सकता है। लड़ हम रहे हैं और आगे भी लड़ाई हमारी जारी है, हम कामयाब भी होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इसका वैक्सीनेशन या कोई ऐसी दवा जो एक बहुत ही परफेक्ट क्योर की बात करे, उसकी तरफ बढ़ना बहुत ज़रूरी है। दावे सामने आए हैं इटली से, दावे सामने आए हैं इजराइल से, लेकिन अभी कहीं पुष्टि की, प्रमाणीकरण की अगर हम बात करें तो अभी हम उसका इंतजार बहुत व्यग्रता से कर रहे हैं। बिल्कुल शरद जी, आयुर्वेदिक दवाओं का ट्रायल भी इसमें शुरू हो चुका है और आयुर्वेदिक दवाओं का असर तो हमने रामायण काल में भी देखा है। जब संजीवनी बूटी ने लक्ष्मण जी को ठीक किया था, तो आयुर्वेद में भी ऐसी दवाइयां हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। अब ये ट्रायल शुरू हुआ है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मुझे लगता है कि ऑप्शंस को आजमाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इतना हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोरोना के खिलाफ ये जो जंग है, इसमें हमें उस प्रोटोकॉल को फॉलो करना है जो WHO और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हमको दिया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उस दूसरी जो वैकल्पिक औषधियाँ हैं, चाहे वो आप माफ़ कीजिएगा, होम्योपैथी की बात हम करें या आयुर्वेद की हम बात करें, आप उनको आजमाने से हिचकिचाइए मत, लेकिन आप उस प्रोटोकॉल को बिल्कुल मत भूलिए जो विश्व स्वास्थ्य संगठन और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आपके, हमारे लिए और पूरी दुनिया के लिए जारी किया है। यानी पैरासीटामॉल लेनी है तो प्लीज़ पैरासीटामॉल लीजिए, अगर बुखार है, सर्दी की जो दवाइयाँ हैं, एंटी हिस्टामिन है तो उसको लीजिए, एंटी एलर्जिक है तो एंटी एलर्जिक लीजिए। उसके साथ आप एक विकल्प के तौर पर ये ले सकते हैं। और जैसा केंद्रीय आयुष मंत्रालय की तरफ से ये नाम सामने आए हैं, चाहे अश्वगंधा की बात करें, यष्टि मधु की बात करें या गुडुचि पिप्पली की बात करें, ये तमाम औषधियाँ भारतीय जो हमारा आयुर्वेद जगत है उसकी बहुत ही जानी पहचानी औषधियाँ हैं। और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये औषधियाँ, जैसा आप कह रहे थे, संजीवनी बने। जी सर जी, लौटूंगा आपके पास। अभी हम दर्शकों को एक दिलचस्प जानकारी देने जा रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए हाथ को नियमित रूप से साफ करना कारगर उपाय माना गया है, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा नियमित रूप से अपने हाथों को साफ नहीं करता है। यहाँ तक कि बहुत से लोग शौच के बाद भी हाथों को साबुन से नहीं धोते। इस लिस्ट में अमेरिकी न्यूज चैनल फॉक्स के एंकर पीट हेग्सेथ और अमेरिकी अभिनेत्री जेनिफर लॉरेंस भी शामिल है। बड़ा आश्चर्य की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है। तो अमेरिकी न्यूज चैनल के एंकर पीट हेग्सेथ हाथ नहीं धोते हैं। हेग्सेथ के इस खुलासे ने नई बहस छेड़ दी है। उनका कहना है कि 10 सालों से मैंने हाथों को नहीं धोया। विवादों की वजह से ज्यादा चर्चित रहे हैं पीट हेग्सेथ। हाथ नहीं धोने वालों की लिस्ट में अमेरिकी अभिनेत्री जेनिफर लॉरेंस भी शामिल हैं। 2015 में जेनिफर ने खुलासा किया था कि बाथरूम जाने के बाद कभी अपने हाथ वो नहीं धोती। 2015 की स्टडी कहती है कि हाथ नहीं धोने वाले दुनिया में बहुत हैं। दुनिया में करीब 26.2% लोग शौच के बाद साबुन से हाथ नहीं धोते हैं।
शरद जी का रुख करना चाहूंगा। शरद जी, बड़े ही आश्चर्य की बात है। हैक्सैद कहते हैं कि मैंने कई सालों से हाथ नहीं धोए, और जेनिफर कहती हैं कि वॉशरूम यूज करने के बाद मैं हाथ नहीं धोती हूं। लेकिन संकट की इस घड़ी में ये दोनों आज एक दिन में कई बार हाथ धो रहे होंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा। हमने वो कहावत तो भारत में सुनी है कि शेर कभी मुंह नहीं धोता है, लेकिन हाथ नहीं धोते हैं, और वो भी हाजत के बाद, यानी कि आप टॉयलेट जाते हैं और टॉयलेट से लौटने के बाद, और वो भी अब क्या कहा जाए, सुनकर ही मन गिजगिजाने लगता है। 26% लोग ऐसे हैं दुनिया में जो टॉयलेट जाने के बाद भी और लघु शंका और दीर्घ शंका के बाद भी हाथ नहीं धुलते हैं। कमाल है। और इनमें कुछ तो सेलिब्रिटी लेवल के लोग हैं जिनके नाम अभी हमने बताने हैं, कि वो इसमें गर्व भी महसूस करते हैं। हालांकि उनके इन कंट्रोवर्शियल बयानों के बाद इसकी बड़ी चर्चा रही है कि क्या करें, क्या ऐसे लोगों से हाथ भी मिलाएं, या दूर से नमस्कार करना भी क्या ऐसे लोगों के साथ उचित होगा। तो ये चीज़ें हैं, और 26% ये जो रेशियो है, ये बहुत चौंकाने वाला रेशियो है। और ये भी चौंकाने वाली बात है कि इसमें एक ऐसी साइजेबल जो रेशियो है वो यूरोप में उन लोगों का है जो अच्छा खासा दर्जा भी रखते हैं, लेकिन शायद ये उनके कल्चर में या उनकी आदतों में, कल्चर कहना तो ठीक नहीं होगा, उनकी आदतों में ये शामिल हो ही नहीं पाया कि वो हाथ धुलें। जबकि रिपोर्ट्स ये बताती हैं बहुत साफ तौर पर कि अगर आप अपनी हाथ धुलने की स्वच्छता का बहुत ध्यान देते हैं, तो जो श्वास संबंधी बीमारियां हैं, फेफड़ों से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, उनका प्रतिशत 40% से अधिक घटकर 5 या 6% रह जाता है। तो कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी भी मानी जाती है जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र पर सीधा हमला करती है, गले के जरिए और फेफड़े के जरिए। तो अगर कोई ऐसी मैकेनिज्म है कि अगर आप हाथ धुलते हैं तो ये जोखिम घटकर 6% रह जाता है 40% से अधिक होने के बाद, तो ये कितनी बेहतरीन चीज़ है। और ये पूरी दुनिया कहती है, WHO कहता है, यूनिसेफ कहता है, और यूनिसेफ का तो हाथ धो अभियान काफ़ी चर्चा में भी रहा है। तो ये एक अच्छी आदत है, लेकिन इस आदत को आप किसी बीमारी की तरह मत अपनाएं कि घड़ी घड़ी जाकर भी हाथ धुलें। वो भी एक किस्म का कंपल्सिव डिसऑर्डर माना जाता है। लेकिन अभी इस घड़ी में तो आप बार बार भी हाथ धुलेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये कोरोना काल है। तो बेहतरी इसी में है कि आप इन 26% लोगों से प्रेरणा मत लीजिए, बल्कि ये 26% लोग भी है प्रभु, आप लोग भी कृपया हाथ धुलने की तरफ मुड़ें और स्वच्छता को बढ़ाएं और दूसरों को भी स्वच्छ रखें और स्वस्थ रखने में मदद करें। बिल्कुल शरद जी, कहीं ना कहीं कोविड ने लाइफ स्टाइल को चेंज कर दिया है लोगों की। जो लोग हाथ नहीं धोते थे, अब वो कई बार हाथ धोते हैं एक दिन में। और अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में ग्रामीण लोग ज़्यादा हैं, ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा है जो साफ़ सफाई के लिए इतने जाने नहीं जाते हैं, लेकिन अब वो लोग भी साफ़ सफाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं। और पीएम मोदी ने स्वच्छता अभियान चलाया था, जिसकी तारीफ भी करनी होगी। कहीं ना कहीं लोग काफ़ी जागरूक हुए हैं स्वच्छता अभियान से। देखिए, निश्चित तौर पर, और अगर हम अपने ग्राम्य परिवेश की बात करें सुमित, तो मुझे याद आता है कि ठीक है कि बरसों पहले या आज भी हो सकता है कि लोग फॉलो करते हों, मिट्टी का उपयोग करते थे आमतौर पर लोग जो शौच से आने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में, या कुछ स्थानों पर राख का भी प्रयोग किया जाता था। अब ये कितना प्रभावी है, कितना प्रभावी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये तो कह ही सकता हूँ कि मिट्टी और राख भी कम से कम शौच के बाद स्वच्छता का एक प्रभावी उपचार भले ही ना हो, लेकिन आपने एक कोशिश, एक अटेम्प्ट तो किया है। और कई जगह की तो मिट्टी को लेकर ये कहा भी गया है कि उस मिट्टी की जो प्रॉपर्टी है, उसके जो गुण हैं, वो इस तरह के गुण हैं कि वो हाथ को काफ़ी हद तक स्वच्छ करती है। राख के बारे में भी यही कहा जाता है, और कुछ जगह ये भी कहा जाता है कि मिट्टी खुद एक अपने आप में एक अच्छी जीवाणुनाशक मानी जाती है। बहरहाल हम इन सारी डिबेट्स में नहीं उलझते हैं, लेकिन भारतीय ग्राम परंपराओं में आंगन को लीपना हो, गोबर से लीपना हो, या फिर आप स्वच्छता के माहौल को देखेंगे तो गांव जो हैं वो बहुत टक्कर देते रहे हैं शहरों को स्वच्छता के मामले में। और यही वजह है कि पर्यावरण शुद्धता और रहन सहन को लेकर जो उनकी आदतें रही हैं, उसकी वजह से गांव में व्यक्ति की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, उसका जो औसत आयु का काल है, वो काफ़ी लंबा भी होता रहा है।
बाद में ज़रूर प्रदूषण और तमाम कारणों से इसमें कमी आई है। तो ये स्वच्छता बहुत अच्छी आदत है और निश्चित तौर पर कोरोना को हम लाख कोसें, लेकिन कोरोना को इसके लिए तो हम धन्यवाद भी कहेंगे, कोरोना के चलते भी और कोरोना के बाद, कि इसने स्वच्छता के एक दबाव भरे, धमकी भरे युग की भी शुरुआत की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शरद जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। ज्यादातर रिपोर्ट्स का दावा है कि ये महामारी चमगादड़ों से फैली है। कहा जा रहा है कि सबसे पहले वायरस चमगादड़ में आया, चमगादड़ से ये दूसरे जानवरों में और फिर बाद में इंसानों में फैल गया। आखिर इतनी सारी गंभीर बीमारियां चमगादड़ों से ही क्यों फैलती हैं और कैसे खतरनाक वायरस से ये चमगादड़ बच भी जाते हैं, क्या कहते हैं वैज्ञानिक, रिपोर्ट में देखिए। चमगादड़ से ही क्यों फैलता है जानलेवा वायरस? चमगादड़ में ही क्यों रहता है तबाही मचाने वाला वायरस? खतरनाक वायरस से कैसे बच जाते हैं चमगादड़? कोरोना कहां से फैला, इसका भले ही कोई पुख्ता सबूत मौजूद ना हो, लेकिन ज्यादातर रिपोर्ट्स का दावा है कि यह महामारी चमगादड़ों से फैली है। कहा जा रहा है कि सबसे पहले ये वायरस चमगादड़ में आया, चमगादड़ से ये दूसरे जानवरों में और फिर बाद में इंसानों में फैल गया। हालांकि ये कोई पहली बीमारी नहीं है जो चमगादड़ों से फैली हो। इससे पहले भी सार्स, मार्स और इबोला जैसी भयंकर बीमारियां चमगादड़ों से फैल चुकी हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इतनी सारी गंभीर बीमारियां चमगादड़ों से ही क्यों फैलती हैं? क्या कहते हैं वैज्ञानिक? चमगादड़ों की सबसे बड़ी गुफा टेक्सास में, जहां गर्मी के दिनों में 1 करोड़ से भी ज्यादा चमगादड़ एक साथ आते हैं। शिकागो के फील्ड म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में जानवरों के निरीक्षकों का कहना है कि चमगादड़ों की प्रतीक्षा प्रणाली बहुत ज्यादा मजबूत होती है। चमगादड़ों में प्राकृतिक सुरक्षा शक्तियां भी पाई जाती हैं। यह तभी कमजोर पड़ती है जब ठंड के दिनों में चमगादड़ अपनी ऊर्जा बचाने के लिए आराम करते हैं। चमगादड़ों में मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा होता है। चमगादड़ अपने डीएनए क्षति को रोकने में भी विशेष रूप से कुशल होते हैं। वैज्ञानिकों का यह भी तर्क है कि चमगादड़ उड़ते समय खूब कसरत करते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर को पर्याप्त गर्मी मिलती है। यही वजह है कि पंखों पर वायरस होते हुए भी वह खुद इससे संक्रमित नहीं होते और शरीर की गर्मी से उन्हें इस वायरस से लड़ने में मदद मिलती है। चमगादड़ों के शरीर की अजीबोगरीब बनावट की वजह से वो वायरस को आसानी से लंबे समय तक संभालते रहते हैं और ये वायरस दूसरे जीवों में आसानी से फैल जाते हैं। चमगादड़ों पर लगातार शोध जारी है। उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को लेकर भी कई स्टडी सामने आई है। वैसे देखा जाए तो ज्यादातर वैज्ञानिक इस मत से सहमत दिखते हैं कि चमगादड़ों में खतरनाक वायरस पाए जाते हैं, लेकिन ये वायरस इन्हें कम ही नुकसान पहुंचाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। एक के बाद एक 3 चरणों का लॉकडाउन और अब पीएम मोदी ने कोरोना से निपटने के लिए प्लान बी पर भी काम शुरू कर दिया है। कोरोना वायरस संकट के बीच ग्रीन जोन्स में कई तरह की छूट हैं। सामान्य जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। देश की 43% आबादी एक तरह से हार्ड इम्यूनिटी के टेस्ट के लिए भी तैयार है, जिसे विशेषज्ञ कोविड-19 के खिलाफ प्लान बी भी बता रहे हैं। कोरोना के खिलाफ भारत में जंग, कोरोना को मात देने का प्लान तैयार, हर्ड इम्यूनिटी से घुटने टेकेगा वायरस, कोरोना के खिलाफ मोदी का प्लान बी। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई देश में निर्णायक मोड़ पर आ गई है। लॉकडाउन और बेहद सख्ती के बाद अब मोदी सरकार प्लान बी पर काम कर रही है। ये प्लान बी हर्ड इम्यूनिटी के जरिए कोरोना वायरस को खत्म करने का है, या कह सकते हैं कि आम लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए एक ये प्रभावी कदम हो सकता है। तीसरे चरण के लॉकडाउन में देश के 43% से ज्यादा जिले ग्रीन जोन में शामिल हैं और इन जिलों में जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होती जा रही है। छूट के बाद आवागमन सामान्य होने के साथ कामकाज भी शुरू हो रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की शर्तों के साथ ग्रीन जोन में दुकानें, बाजार, दफ्तर, ऑटो, टैक्सी, बस, कारोबारी और औद्योगिक गतिविधियों को इजाजत दी जा चुकी है। इन जगहों पर लोग अब एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा रहे हैं। धीरे धीरे फिर से काम धंधे शुरू हो चुके हैं। 43% जिलों की आबादी का एक तरह से कोरोना वायरस के प्रति एक्सपोजर बढ़ चुका है। इससे इस बात का भी अंदाजा लग सकेगा कि क्या ग्रीन जोन में लोगों के बीच कोरोना वायरस के प्रति हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो रही है। हर्ड इम्यूनिटी को कोरोना के खिलाफ जंग में
प्लान बी बताया जा रहा है। अब जानते हैं कि आखिर हर्ड इम्यूनिटी है क्या। जब बहुत सारे लोग किसी संक्रामक बीमारी के प्रति इम्यून हो जाते हैं, यानी उनमें उस रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है, तो वो बीमारी बाकी बचे असंक्रमित लोगों को अपनी चपेट में नहीं ले पाती, क्योंकि पूरा समूह ही इम्यून हो चुका होता है। इसी को हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। ये प्रतिरोधक क्षमता या तो वैक्सीन के जरिए मिलेगी या फिर बड़ी तादाद में लोगों के संक्रमित होने और उनके भीतर संबंधित बीमारी के प्रति इम्यूनिटी विकसित होने से होगी। उदाहरण के तौर पर निमोनिया और मेनिंजाइटिस जैसी बीमारियों की वैक्सीन देकर बच्चों को इसके प्रति इम्यून बनाने का नतीजा ये हुआ कि वयस्क लोगों के इन बीमारियों के चपेट में आने की गुंजाइश बहुत कम हो गई। ग्रीन जोन में छूट इसी प्लान बी का हिस्सा माना जा रहा है, जहां गतिविधियां सामान्य हो रही हैं, जिंदगी कुछ हद तक पहले की तरह होने जा रही है। इसके जरिए हर्ड इम्यूनिटी का टेस्ट भी हो सकेगा, लेकिन जानकार इसे कुछ हद तक ही आदर्श स्थिति मान रहे हैं। जानकारों के मुताबिक आदर्श स्थिति में हर्ड इम्यूनिटी का टेस्ट तब कहा जा सकता है जब रेड जोन में लोग कोरोना के खतरे के बावजूद पहले की तरह अपनी सामान्य गतिविधियां चलाते। इस तरह से लोग बड़ी तादाद में कोरोना से संक्रमित होते और आखिरकार उनमें इसके खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती। इसे हर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। ग्रीन जोन में संक्रमण का जोखिम बहुत ही कम है, इसलिए वहां पूरी तरह से सामान्य जनजीवन को भी हर्ड इम्यूनिटी का कुछ हद तक ही टेस्ट कह सकते हैं। फिलहाल देश में रेड जोन में 130 जिले हैं, ऑरेंज जोन में 284 जिले और ग्रीन जोन में 319 जिलों को रखा गया है। ग्रीन जोन में वो जिले शामिल हैं जहां एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है या फिर 21 दिन के अंदर कोई नया केस नहीं मिला है। विशेषज्ञों के मुताबिक कोविड-19 की बात करें तो अगर 60 से 85% आबादी में इसके प्रति इम्यूनिटी आ जाए तो इसे हर्ड इम्यूनिटी कहेंगे, लेकिन पूरी आबादी को संक्रमण के लिए खुला छोड़ना विशेषज्ञ जोखिम भरा मान रहे हैं। 60 से 85% आबादी संक्रमित हो जाए तो इसके विनाशकारी नतीजों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि अभी कोरोना वायरस को लेकर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। सरकार ने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है। कदम पूरी एहतियात के साथ उठाए जा रहे हैं। खतरों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। शायद इसलिए ये प्लान पर काम इन इलाकों में किया जा रहा है जहां खतरे की संभावनाएं कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।